हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम यू ऑन लर्निंग रूट्स ए टू जेड। तो आज हम कर रहे हैं वायरस, वायरॉइड और लाइकन। तो देखो, जब भी हायरार्की क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे तो देखते हो कि जो रॉबर्ट विटेकर था उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। तो ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं क्या सब के सब उन 5 किंगडम में आ गए। कुछ ऐसा बच गया जो इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमल इनमें नहीं आ पाया। तो वो जो बच गए उन्हें हम क्या बोलते हैं? वायरस। ठीक है, अब वायरस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? सबसे पहले तो मेन डिस्कस की बात यही है कि ऐसा क्या है जो वायरस है वो किसी भी किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आ पा रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो वायरस है वो सबसे पहले क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है, यानी कि जब भी ये फ्री लिविंग होता है आसपास, यानी कि अकेला कहीं पर भी ये स्टेबल करता है, तो ये नॉन लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये लिविंग तब होता है जब ये किसी के अंदर इन्फेक्ट करता है और फिर अगर जो भी उसका होस्ट हुआ है, होस्ट के सेल पर ही ये अटैक करके फिर अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपनी मल्टीपल कॉपी जनरेट करता है। ठीक है, वैसे ये इंडिविजुअल कहीं पर भी स्प्रेड हो रहा है या फिर कहीं पर भी अगर प्रेजेंट है या किसी भी सरफेस पर या अर्थ पर, बुक पर, पेन पर, तो अगर यहाँ पर भी कहीं है तो ये एक किस्म से निर्जीव होता है। ठीक है, नॉन लिविंग होता है। पर ये जब भी किसी भी लिविंग इंडिविजुअल के अंदर एंटर करता है तो ये फिर उसकी मशीनरी पर अटैक करता है, सेल पर अटैक करता है और उसके बाद फिर वो अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करता है। मेनली ध्यान रखना, वायरस को हम किस में इंक्लूड करते हैं? नॉन लिविंग में। ठीक है, मतलब ये नॉन लिविंग किस फॉर्म में है? जब ये इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है। पर जैसे ये किसी के भी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करता है, जब पैरासिट अटैक करता है तो ये क्या हो जाता है? लिविंग। ठीक है, तो इसी वजह से जो से कैरेक्टर थे वो किसी भी किंगडम के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। और एक और कारण है कि ये किसी भी किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके पास वो सारी एबिलिटी नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि भाई ये एक सेल भी है। ना तो ये यूनिसेलुलर है ना ये मल्टी सेलुलर है, क्योंकि ये सेलुलर ही नहीं है, सेल ही नहीं है, इसलिए हम इसे किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। तो वायरस है, जो याद रखना, वायरस की जो टर्म है किसने दी थी? ये दी गई थी लुईस पास्चर ने। ठीक है, जिसने पास्चराइजेशन का फॉर्मूला भी दिया था। देख पता होगा ना आपको, यानी कि जो दूध है उसे अगर हम गर्म करके ठंडा कर देंगे तो क्या होता है, वो हमारा दूध है जो काफी लंबे टाइम तक रह सकता है। तो ये इसे बोलते हैं पास्चराइजेशन। तो ये किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। तो इसी ने ही ये बताया कि बहुत सारे ऐसे भी नॉन लिविंग प्रेजेंट हैं हमारे आसपास जो एज ए लिविंग हो सकते हैं किन्हीं भी कंट्रोल्ड कंडीशन में। तो सबसे पहले पता है ना, वायरस जो ये वर्ड है ये किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। वायरस का मतलब ये वर्ड कहां से आया? ये आया वेनम से। वेनम, जी हाँ, एक फिल्म भी है ना वेनम। ठीक है, उस वेनम से ही ये वर्ड आया वायरस, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, यानी कि एक जहर, एक किस्म से हम बोल सकते हैं पॉइजनस फ्लूइड यानी कि जहर। तो वायरस का मतलब ध्यान रखना, वायरस का वर्ड आया है, ये वर्ड आया है वेनम से, और वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, तो ये मेनली ध्यान रखना। एक तो नॉन लिविंग है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है भाई, दिखने में वायरस कैसा होता है? याद रखना, वायरस है जो इसमें मेन स्ट्रक्चर क्या है? एक तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है? इसका डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, यानी कि जो इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और उसके आसपास प्रोटीन सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्या होती है? प्रोटीन सब यूनिट, यानी कि जो क्या करते हैं, इसका मेन काम क्या है? मेन काम जो यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उन्हें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि हमने बात की यहाँ पर फ्री लिविंग क्या है हमारे पास? न्यूक्लिक है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या फिर आरएनए है। ठीक है, तो इसके आसपास ज्योमेट्री फॉर्म में, किस फॉर्म में? ज्योमेट्री फॉर्म में सब यूनिट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सब यूनिट ऑफ प्रोटीन आप ऐसे बोल सकते हो। ज्योमेट्री फॉर्म का मतलब होता है ऐसा नहीं कि रेगुलर फॉर्म में, एक ज्योमेट्री यानी कि एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो यूनिट बनी क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं हम कैप्सोमेयर। क्या बोलते हैं? कैप्सोमेयर। और जब ये कैप्सोमेयर ऐसे ज्योमेट्री फॉर्म में फॉर्म होती है तो एक आउटर लेयर प्रेजेंट बन जाती है यहाँ पर प्रोटीन की। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सीड। क्या बोलेंगे? कैप्सीड। ये जो सभी होती है क्या होंगे हमारी? कैप्सोमेयर, कैप्सोमेरिज। और बीच में ये क्या हमारा? आप इसे न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हो। ठीक है, या फिर जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हो। डीएनए और आरएनए अलग अलग होता है। ठीक है, किसी वायरस में डीएनए होता है, किसी वायरस में आरएनए होता है। और जो ये प्रेजेंट एरिया है इसे बोलते हैं हम कोर रीजन ऑफ वायरस, यानी कि वायरस का वो कोर रीजन जहां पर जो
न्यूक्लिक एसिड है ये मूवमेंट करता है। ठीक है, याद रखना इसमें मेन 3 ही चीज होती हैं, न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड, और कैप्सिड किससे बनता है, कैप्सोमेयर से। और कोई इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। ठीक है, बस फर्क कहाँ आएगा किसी वायरस में, कहीं पर यहाँ पर डीएनए होगा, कहीं पर यहाँ पर वायरस होगा। ठीक है, तो उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि अब नेक्स्ट है एडिनोवायरस। अब एडिनोवायरस क्या होते हैं, एडिनोवायरस आर दोज वायरस विच कंटेन डीएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड। वो वायरस जिसके पास डीएनए प्रेजेंट होता है एज ए न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए मैक्सिमम किस पोजीशन में होता है, वो ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हमारे पास है एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोवायरस, और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वो वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्ट हो सकते हैं, उनके पास क्या होता है, डीएनए। तो ऐसे वैसे वायरस इनके पास डीएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, एडिनोवायरस। अब बात करते हैं रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस कौन से वायरस होते हैं, वो वायरस जिनके पास आरएनए प्रेजेंट है एज ए न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए में एडिनोवायरस और आरएनए में रेट्रोवायरस। ठीक है, अब आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है। ठीक है, मेनली स्टेबल किसमें, ये सिंगल स्टैंडर्ड में ही स्टेबल ज्यादा होता है। तो इसके दो हमारे पास एग्जांपल है, टीएमवी यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस, और एक है आरएसवी यानी कि रॉस सार्कोमा वायरस। ठीक है, मैंने ध्यान रखना रेट्रोवायरस और एडिनोवायरस में क्या डिफरेंस है, एक में डीएनए एज न्यूक्लिक एसिड है और एक रेट्रोवायरस में आरएनए एज न्यूक्लिक एसिड है। तो अब ये क्या करता है, ये वायरस है जो हमारे कुछ काम नहीं आता। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमें परेशानी ही क्रिएट करता है। यानी कि क्या करेगा, जब भी किसी के भी अंदर ये इन्फेक्ट करता है, यानी कि किसी भी होस्ट सेल के अंदर जब ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो उसकी मशीनरी पर, उसकी सेल स्ट्रक्चर पर ये क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। और उसके बाद कंट्रोल करने के बाद अब वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें मिक्स कर देगा और फिर अपनी कॉपी को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगा। और उससे क्या होगा, फिर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो मिसमैच हो जाती है अदर सेल से, जिससे हमें डिजीज कोज होती है। ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन पहले हमारी बॉडी हमारे लिए बना रही है, अब वही सेल प्रोटीन किसके लिए बनाएगी, इस वायरस के लिए बनाएगी। तो जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रोटीन का मिसमैच हो जाता है। ठीक है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है एक किस्म से, यानी कि कुछ सेल कुछ प्रोटीन बना रही है, कुछ सेल अब कुछ प्रोटीन बना रही है, क्योंकि उसका डीएनए चेंज हो गया। किसकी वजह से, वायरस के अटैक के बाद। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो नया वायरस, जो वायरस का अटैक करने के बाद जो नया प्रोटीन बन रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में फिर ये ऐसा फर्क पड़ता है कि कुछ गलत हो रहा है, जिसके प्रति हमारी बॉडी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिससे हमें क्या होते हैं, हम बीमार होते हैं। ठीक है, तो मेनली है जो ये क्या डिजीज कोज करती है, मम्प। ठीक है, और क्या स्मॉल पॉक्स, एड्स यानी कि एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा जुकाम वगैरह होता है, और आजकल चला हुआ है आपको पता होगा कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 2019, जो किससे होता है, एन कोरोना वायरस से। एन का मतलब है कोविड-19 डिजीज किससे होती है, एन कोरोना। ठीक है, ये वायरस का नाम है, एन का मतलब होगा नोवल यानी कि नया। ठीक है, अब बात यह ध्यान रखना, कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं, ये और अलग कैसे है। कोरोना मतलब होता है क्राउन, यानी कि जैसे मुकुट नहीं होते सिर पे, क्राउन। तो वैसे जैसे हमने भी ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड की देखी थी हमने कि भाई यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पर कैप्सोमेयर है, और ये हमारे पास क्या है, उसका न्यूक्लिक एसिड है। कोरोना वायरस में क्या नया होता है, यहाँ पर इसके बाहर आउटर ग्रोथ होती है। ठीक है, ये एज ए क्राउन की तरह होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस है। तो बहुत सारे कोरोना वायरस होते हैं, सिर्फ एक ही कोरोना वायरस नहीं है, बहुत सारे कोरोना वायरस है। पर जो कोविड-19 डिजीज वो किससे होती है, एन कोरोना वायरस से, यानी कि नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, याद रखना। इसके बाद ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वायरस सिर्फ ह्यूमन को ही परेशान करते हैं, फिर उनमें डिजीज कोज करते हैं, एनिमल में ही डिजीज कोज करते हैं, वायरस प्लांट में भी डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, यानी कि डिजीज कोज इन बोथ एनिमल एंड प्लांट। तो कुछ डिजीज हैं जो प्लांट में क्या हो सकती हैं, ड्वार्फिज्म यानी कि बोना, पौधा छोटा रहेगा, पूरी ग्रोथ नहीं होगी। लीफ रोलिंग यानी कि पत्ते क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। ठीक है, क्रोलिंग यानी कि उसमें सिंपल ग्राउंड नहीं होगी, वो मतलब एकदम से रोलिंग हो जाएंगे, उनमें मुड़ जाएंगे वो। ठीक है, स्टंट ग्रोथ यानी कि कोई भी पार्ट है जो कंप्लीट ग्रोथ नहीं कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। या फिर येलोइंग, येलोइंग मतलब क्या होता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं। और वेन क्लियरिंग, वेन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि ये हमारा कोई भी पत्ता है, तो इसमें ना कुछ ऐसे देखे होंगे ना, इस तरीके से छोटी छोटी लाइन दिखती है आपको। ये मेनली क्या करती है, इस लीफ के अलग अलग पार्ट को
प्रोवाइड कराती हैं अलग अलग, जैसे कि मिनरल्स वगैरह है, वाटर है, या फिर जो ग्लूकोज बना है वो प्रोवाइड कराती हैं। तो ये क्या हो जाती है, कलियर, यानी कि ये खराब हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो जाता है, मर जाता है, या फिर उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। ये मेनली हमारे पास क्या है, वायरस। अब कुछ होते हैं वायरोड। अब वायरस और वायरोड में क्या मतलब फर्क होता है, अभी वायरोड है जो, इसमें मेन डिफरेंस तो यही है कि जैसे ये हमारे पास वायरस था और यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है, फिर आरएनए प्रेजेंट है, इसमें एक कैप्सिड है जो ये नहीं होता, ठीक है। सिंपल हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक फ्री लिविंग आरएनए ही है, डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा। डीएनए कभी भी अकेला प्रेजेंट नहीं होता, उसके आसपास कैप्सिड प्रेजेंट होगा, पर आरएनए में कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो विदाउट कैप्सिड प्रेजेंट होता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, वायरोड, ठीक है। किसने डिस्कवरी की थी इसकी, इंट्रोड्यूस किसने किया था, 1917 में, किसने, टी.ओ. डेनियर, ये साइंटिस्ट है जिसने 1970 में वायरोड को डिस्कवर किया था। मेन वायरस और वायरोड में डिफरेंस क्या है, इसमें मेन डिफरेंस यही है कि कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होता, सिंपल फ्री लिविंग आरएनए ही प्रेजेंट होता है। अब इसमें मेन क्या है, ये वायरोड है जो ये एनिमल में डिजीज कोज नहीं करता, ये ना तो ह्यूमन में डिजीज कोज करता है और ना ही किसी एनिमल में डिजीज कोज करता है, ये डिजीज कोज करता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में। और इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ठीक है। यानी कि जितने भी आपने आलू देखा होगा ना, तो आलू में जो उसकी आंखें होती है वहां से आलू गलना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। तो ये किसमें होता है, सिर्फ एनिमल में डिजीज कोज नहीं करता, सिर्फ प्लांट में ही डिजीज कोज करता है। मेन डिफरेंस क्या है, आरएनए प्रेजेंट होता है एज ए न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड एब्सेंट होता है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो फ्री लिविंग, क्या है, फ्री लिविंग आरएनए प्रेजेंट है। इसके बाद हम करेंगे अब हम लाइकन, ठीक है। वायरस और वायरोड बहुत आसान है याद रखना। वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, लुईस पास्चर ने, और वायरोड की डिस्कवरी किसने की थी, टी.ओ. डेनियर ने। अब मेन डिफरेंस क्या है इनमें, जो वायरस में है वो न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड प्लस कैप्सोमेयर, और यहां पर सिर्फ वायरोड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आरएनए ही प्रेजेंट होता है, वो भी लिविंग। और याद रखना जो वायरोड है वो वायरस से 100 टाइम स्मॉल होता है, ठीक है। यानी कि अगर वायरस हमारे पास है तो उससे 100 टाइम स्मॉल, ठीक है। 1 वायरस इज इक्वल टू 100 टाइम वायरोड, इतना छोटा होता है हमारे पास वायरोड, ठीक है। अब आप बात करते हैं लाइकन की। तो लाइकन क्या है, लाइकन एक किस्म से फंगी का ही एग्जांपल है, ठीक है। फंगी किंगडम में मानते हैं हम इसे, पर ये क्या करता है, इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, ये लाइकन है जो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, यानी कि दो चीजें एक साथ ग्रो कर रही हैं, और ग्रो करने के बाद दोनों ही एक दूसरे से अपनी अपनी जरूरत पूरी करती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसे कि आपने कभी कभी टीवी वगैरह में देखा होगा, अभी काफी जो एलिफेंट वगैरह होते हैं या फिर जो बड़े बड़े गैंडे होते हैं, तो जब भी वो खाली रेस्ट करते हैं तो बहुत सारे जो पक्षी होते हैं बहुत सारे, वो उनकी बॉडी पर बैठकर फीड करते हैं, ठीक है। उसके ईयर में घुस जाते हैं या फिर बॉडी में अलग अलग पार्ट पर या पैरों पर उसे फीड करते हैं। तो उससे नुकसान और फायदा किसका है, नुकसान तो किसी का भी नहीं, फायदा हो रहा है, फायदे दो हैं और दोनों को ही हैं। यानी कि बर्ड को तो अपने लिए खाना मिल रहा है, और जो एनिमल है वो उसकी बॉडी से वो जो कीटाणु है वो मतलब कि एक किस्म से उसकी सफाई हो रही है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि दोनों एक दूसरे अपना अपना फायदा देख रहे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। तो ऐसे ही एक लाइकन है जो ये ग्रोथ कैसे करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसे करेगा, लाइकन प्लस में एल्गी, ठीक है, लाइकन प्लस में एल्गी, ये दोनों साथ में ग्रो करते हैं। यानी क्या होगा, लाइकन किसका होता है, मैंने फंगी का, और ये किसका है, प्लांट का, किसमें, प्लांट में। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं माइकोबाइंट, और इसे क्या बोलेंगे हम, फाइकोबाइंट। वैसे आपको पता होगा माइकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोबाइंट।
और प्लांट में क्या होता है, फाइटो, ठीक है, यानी कि प्लांट। फाइटो क्या होता है, प्लांट, ठीक है। फाइटो हार्मोन जिसे आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में, फाइटो मतलब क्या होता है, प्लांट। ऐसे ही फाइकोबाइंड्स यानी कि प्लांट हैं, और माइकोबाइंड्स मतलब कि फंगी हैं। तो ये मेनली क्या करते हैं, ये फंगी क्या होते हैं, न्यूट्रिशन कैसा होता है फंगी का, फंगी का न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रोपिक। ये एक किस्म से यानी कि क्लोज रिलेटेड टू प्लांट है इनमें, बट इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पर लाइकन यानी कि जो फंगी हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो इसलिए लाइकन तो एल्गी से क्या करेगा, फीड लेगा। फीड का मतलब क्या होगा, इससे न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, न्यूट्रिशन। लाइकन एल्गा से, जब एल्गा फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, तो वो एल्गा उस ग्लूकोज को इसके साथ शेयर करेगा, यानी कि अब ये इससे न्यूट्रिशन ले रहा है, कौन, लाइकन, किससे, एल्गी से। बदले में एल्गी इससे क्या लेगा, यानी कि ये इससे क्या करता है, शेल्टर, यानी कि किस्म से आश्रय। लाइकन एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, बट लाइकन एल्गी से बदले में न्यूट्रिशन लेता है, यानी कि दोनों ही अपने आप ग्रो करने के साथ साथ एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और ऐसी ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम, ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। अब मेनली है क्या, इसमें मेन बात क्या है, जो लाइकन है इसे हम पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि जहां पर भी लाइकन प्रेजेंट होता है, जहां पर भी लाइकन की ग्रोथ होती है, हम बिल्कुल आंख मीच के ये कह सकते हैं कि भाई वो एरिया पोल्यूशन फ्री है, ठीक है। इंडिकेटर मतलब क्या होता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दे, हमें इंडिकेट करे, बताए किसी के बारे में, तो पोल्यूशन इंडिकेटर मतलब है अगर लाइकन प्रेजेंट है तो पोल्यूशन नहीं है, और अगर लाइकन कहीं पर भी आप ग्रो करोगे और वो लाइकन ग्रो नहीं हो रहा, ठीक है, वो लाइकन अगर ग्रो नहीं हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, कि वो एरिया कैसा है, पोल्यूशन के साथ है, यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा अमाउंट में है। मेन डिफरेंस क्या है इसमें, यानी कि जब भी कंजप्शन ऑफ फ्यूल होता है तो पोल्यूशन होता है, तो सोडियम, ठीक है, सोडियम जो गैस होती है इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा मतलब कि निकलती है, और जो सोडियम है, जो या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या जो गैस होती है, ये लाइकन की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, रोकती है, ठीक है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि लाइकन प्रेजेंट है तो पोल्यूशन फ्री एरिया है, अगर कहीं पर भी लाइकन ग्रो नहीं हो रहा है तो वो एरिया कैसा है, पोल्यूशन के साथ है, वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लाइकन। तो यही आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स, वायरस, वायरड और लाइकन। यहाँ पर चैप्टर है जो कंप्लीट होता है, एनिमल और प्लांट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी। तो अभी आपके पास था वायरस, वायरोड और लाइकन। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपको वीडियो क्लियर शो नहीं होती है, अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लिया करो। धन्यवाद।